हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मास्टर ने। मैं मोनिका साहू आप सबका स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। तो आज का जो टॉपिक है वो है RTE 2009, जो कि हर एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आते भी हैं इनमें से क्वेश्चंस। तो मैंने आपके लिए कोशिश की है कि वो सारे टॉपिक्स जो हैं वो जो टॉपिक्स के सारे पॉइंट हैं वो कवर कर पाऊँ, और मैंने अच्छे से इसको प्रिपेयर किया है। आई होप कि आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले अपने रिस्पेक्टिव जो भी आप टीचिंग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उसके लिए। तो बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं। हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशन कोट के साथ। तो जो मोटिवेशनल कोट मैंने आज आप लोगों के लिए बनाया है वो है, टुडे इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। मतलब अगर आज आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप जो कल चाह रहे हो अपने लिए वो आप आज ही बना सकते हो, तो मेहनत करना आज से ही चालू करिए और अच्छे से हर एक टॉपिक को समझते हुए जाइए, ताकि जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स है उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, पहले आ जाते हैं हम RTE एक्ट 2009 के कॉन्सेप्ट पे। आप सभी को पता होगा कि RTE का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन। 2009 क्यों उसका पड़ा है, वो जो ईयर है वो हम इसमें कॉन्सेप्ट में ही समझ लेंगे। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुई थी। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। तो 86 नंबर संशोधन की गई थी, अमेंडमेंट एक्ट आया था, जो कि आया था आपका दिसंबर 2002 में। उस अमेंडमेंट के बेसिस पर एक नया आर्टिकल ऐड कर दिया गया 221A। उसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये बात लिखी गई या ये बात को ऐड किया गया कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इंडिया के सारे बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी बच्चे 6 to 14 ईयर्स के एज गैप के बीच में होंगे। मतलब 6 to 14 ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं उनको आपका जो इंडियन गवर्नमेंट है उसकी तरफ से फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। इस बात को इस एक्ट के ज़रिए कहा गया, और ये भी बोला गया कि उन बच्चों के लिए एजुकेशन पाना एक फंडामेंटल राइट है। तो बेसिकली अमेंडमेंट 86 नंबर का हुआ, जो कि दिसंबर 2002 में 21A आर्टिकल बनाया गया। उसमें एजुकेशन को एक फंडामेंटल आपका जो राइट है वो बना दिया गया 6 to 14 बच्चों के लिए, एज ग्रुप के बच्चों के लिए। अब देखिए इसमें एक्सेप्शनल क्या है, अगर कोई बच्चे फिजिकली डिसेबल्ड हैं या जिनको हम स्पेशल एबल्ड भी कहते हैं, उनके लिए एज का क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। उनके लिए 6 to 18 ईयर्स है। आपको याद रखना है कि जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए ये एज जो है 6 to 18 ईयर्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि ये जो एक्ट था ये पास कब हुआ, 4 अगस्त 2009। जो मैं अभी आपको बोल रही थी स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में कि RTE एक्ट 2009 क्यों है, क्योंकि 4 अगस्त 2009 में ये पार्लियामेंट में पास हुआ था और ये एक्ट में कन्वर्ट हुआ था, दैट्स वाई। और ये इन्फोर्स यानी कि ये कब इम्प्लीमेंट किया गया, कब ये फोर्स में आया हमारे इंडिया में, तो उसका डेट है 1 अप्रैल 2010। ठीक है, अब ये लागू होने के बाद हमारा इंडिया जो है वो 135 कंट्री में से एक बन गया जिन कंट्रीज में एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करने की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें इस पॉइंट में ये कुछ बातें हैं जो मैंने हाईलाइट की हैं आपके इजीली, आपके मतलब वो नज़र को कैप्चर आए, इसलिए नज़र कैप्चर कर पाए आपकी, दैट्स वाई मैंने उसको हाईलाइट भी ऑलरेडी कर दिया है। अब देखिए ये जो हमारा RTE एक्ट 2009 है, इसमें टोटल 7 चैप्टर्स हैं और 38 सेक्शंस हैं। ठीक है, तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और RTE एक्ट जो है वो दो वर्ड्स पर, वो दो टर्म्स पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देता है, वो है फ्री एंड कंपलसरी। ठीक है, बेसिकली वो रिलेटेड है एजुकेशन के साथ ही, बट दो वर्ड्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंटली उसको वो स्ट्रेस देता है, वो है आपका फ्री एंड कंपलसरी। अब देखिए RTE एक्ट में ये प्रोविज़न बनाया गया है कि जो भी बच्चे स्कूल में एडमिटेड नहीं है, ठीक है, वो अगर एडमिशन लेने आते हैं तो उनको एज को उनकी देखकर वो जिस क्लास में उस टाइम पे जाने चाहिए उसी
अप्रोप्रिएट क्लास में उनको एडमिट कराया जाना चाहिए, मतलब एज अप्रोप्रिएट क्लास में उनका एडमिशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक 6th क्लास का बच्चा 6th ईयर का बच्चा है और आप उसको 8th स्टैंडर्ड में भरोगे, नहीं। अगर उसका एज 10 ईयर्स है तो आप उसको उसी के एज ग्रुप में जो क्लास में वो होना चाहिए उसी क्लास में ही उसको एडमिट करवाओगे, चाहे वो आधे से आए, चाहे वो किसी स्कूल में कभी एडमिशन ना लिया हो, चाहे वो लेट में अपना एजुकेशन शुरू करे, व्हाट एवर इट मे बी, बट आपको उसी के एज अप्रोप्रिएट क्लास में ही उसको एडमिट कराना है। ठीक है, ये हो गए क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम जाते हैं तो प्राइवेट स्कूल्स में भी, ठीक है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, ये अभी तक ठीक हुआ नहीं है वैसे, तो ये श्योर नहीं हो मैं कि ये लागू हो रहा है या नहीं, लेकिन ये जो एक मैंडेटरी प्रोविजन बनाया गया था आरटीई 2009 के अंदर कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, ठीक है, वहाँ पर भी 25% जो रिजर्वेशन है वो डिसएडवांटेज चिल्ड्रन के लिए होने चाहिए। तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों ने इश्यूज बनाए थे इस चीज़ का कि ऐसा नहीं हो सकता ये वो, बट वो सॉल्व हुआ या नहीं पता, बट हमें ये याद रखना है कि मैंडेटरी प्रोविजन बनाया गया था कि 25% ऑफ रिजर्वेशन जो है वो डिसएडवांटेज चिल्ड्रन के लिए प्राइवेट स्कूल में भी रखा जाए। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए ये एक्ट जो है ये बहुत सारे कमीशंस को भी बनाया, ठीक है, इस एक्ट के द्वारा ही इस एक्ट को अच्छे से लागू करने के लिए देश में, और इस एक्ट को अच्छे से सुपरवाइज करने के लिए कि ये सही से लागू हो भी रहा है या नहीं, इसको देखने के लिए स्पेशली 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे। एक तो है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और एक था आपका स्टेट कमीशन। ये दोनों बनाए गए ताकि ये एक्ट अच्छे से लागू हो रहा है या नहीं उसको देखा जा सके, ठीक है, और सुपरवाइज किया जा सके। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। मैंने चैप्टर 1 को स्किप किया है क्योंकि वो प्रिलिमिनरी है, उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी। सेक्शन 1-2 भी उसी में आते थे, उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। तो चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं। हमने पहले ही स्टार्टिंग में पढ़ लिया है कि आरटीई में टोटल आपके 7 चैप्टर्स हैं, और सेक्शन की अगर हम बात करें तो 38 आपके सेक्शंस हैं, ठीक है। तो चैप्टर 2 में जो बताया गया है उसका हेडिंग है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जिसके अंडर आपका सेक्शन 3 आएगा। तो सेक्शन 3 में ये इन्फोर्स किया गया है, मतलब ये प्रोवाइड किया गया है, ये बात बताई गई है कि जो भी बच्चों को 6 से 14 यानी 6 से 14 उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको हमारे देश के अंदर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है, और वो भी नेबरहुड स्कूल में उनको कंप्लीट करवाया जाएगा उनका एलिमेंटरी एजुकेशन। अब ये क्या है, नेबरहुड स्कूल एक टर्म आया, अब इसका मतलब क्या होता है, नेबरहुड स्कूल का मतलब होता है आपके पास में एक ऐसा स्पेस, आपके घरों के पास में एक ऐसा स्पेस जहाँ पर किसी भी कास्ट का, किसी भी क्लास का, किसी भी जेंडर का बच्चा जो है विदाउट एनी बाउंड्री वो बिना किसी संकोच के उस स्कूल में फ्रीली जाकर पढ़ सके, उसको कहा जाता है नेबरहुड स्कूल, ठीक है। अब देखिए हमारा जो आरटीई एक्ट है वो 2 टर्म पे फोकस करता है। पहले एक टर्म को हम समझते हैं फ्री एजुकेशन। इसका मतलब क्या होता है, जब आरटीई कहता है कि हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बच्चों को देंगे, मतलब इसका मतलब है फ्री में यहाँ पर है एजुकेशन जो है वो फ्री में बच्चों को दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा आपका एलिमेंट्री एजुकेशन पूरा करने के लिए किसी भी गवर्नमेंट एडेड किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाता है तो उसको कोई भी फीस पे करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बात फ्री एजुकेशन को जस्टिफाई करती है, वो जो टर्म है कि कोई भी बच्चा अगर गवर्नमेंट स्कूल में जाता है उसको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी उसको पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, उसका एजुकेशन जो रहेगा वो एकदम फ्री रहेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, चैप्टर 2 का ही ये है, और सेक्शन 4। सेक्शन 3 में हमने देखा कि नेबरहुड स्कूल होना चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को देना अनिवार्य किया गया है, और आपका फ्री एजुकेशन पर जोर दिया गया है कि कोई भी फीस किसी भी तरीके का एक्सपेंसेस बच्चों से ना करवाया जाए एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। देन आपका सेक्शन 4 में ये प्रोवाइड किया गया है, ये बात बताई गई है कि जो चिल्ड्रन हैं अबव 6 ईयर्स, ठीक है, अगर वो कभी स्कूल नहीं भी आए, ठीक, तो उनको तो पहले एडमिट कराना है स्कूल में। मेन फोकस यही है कि बच्चों का एलिमेंट्री एजुकेशन हमें पूरा करवाना है,
ठीक। और हमें ये देखना है अगर कोई बच्चा अगर बीच से ड्रॉप आउट हो गया है, ठीक है, और अगर वो बीच में कभी आधे से आकर ज्वाइन करता है या कभी एडमिटेड नहीं हुआ है और थोड़ा लेट एज में आता है, थोड़ा बड़ा होने के बाद वो अगर आता है, तो भी हम उसको उसी के एज अप्रोप्रिएट क्लास में ही क्या करवाएंगे, एडमिट करवाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक 10 साल का बच्चा आया है और आप उसको बोलोगे कि नहीं बेटे तुम इस क्लास में पढ़ो, या उसका नहीं, उसके एज के बच्चे जिस क्लास में पढ़ने के योग्य हैं अप्रोप्रिएटली उसी क्लास में आप उसको एडमिट या एनरोल करवाओगे। ये बात यहाँ पर बहुत क्लियरली बोल दी गई है। ठीक है, अब देखिए इसका और एक चीज़ ये है कि अगर आप बच्चे बड़े हैं, उनको अगर शुरुआत से आप अगर एडमिट करवाओगे तो उनको ह्यूमिलिएट लगेगा, ह्यूमिलिएशन उनको फील होगा कि हम बड़े हैं बट हम छोटे बच्चों के साथ बैठ रहे हैं, तो वो कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे, उनको ह्यूमिलिएशन होगा, एम्बेरसमेंट होगी। दैट्स वाई इस चीज़ को रोकने के लिए बच्चा ऑटोमेटिक स्कूल छोड़कर चला जाएगा, बट हमें वो नहीं करना है। हमें बच्चों को अपना उनका एजुकेशन हमें पूरा करवाना है। तो कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि बच्चे की मानसिक विकास जो है एज हिसाब से वो बुक्स वो समझेगा। ठीक है, तो उस चीज़ पर जोर देकर एज अप्रोप्रिएट क्लास के लिए बच्चों को कहा गया है इस आरटीई एक्ट के अंदर कि जो बच्चा जिस एज का है वहीं पर उसको छोड़ा जाएगा, मतलब उसी क्लास में उसकी भर्ती करवाई जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन 4 के अंडर ये कहा गया है कि आरटीई जो है वो आउट ऑफ स्कूल, मतलब स्कूल से बाहर जितने भी बच्चे हैं हम सारे बच्चों को स्कूल में लाकर एडमिशन करवाएंगे। ये इस एक्ट का मेन और सबसे प्राइमरी मोटिव आप बोल सकते हो, सबसे प्राइमरी मोटिव है ये। ठीक है, बच्चों को पढ़ाना है हमें, ठीक, एज अप्रोप्रिएट क्लास में पढ़ाना है, कोई भी बंदिश नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रेशर उनके ऊपर नहीं दिया जाएगा, फ्री पढ़ेंगे वो, इस तरीके की चीज़ों को यहाँ पर बहुत स्ट्रेस दिया गया है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे सेक्शन 5 की तरफ, जो कि चैप्टर 2 का ही हिस्सा है। सेक्शन 5 में हमें ये बोला गया कि चिल्ड्रन जो हैं अगर वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मान लीजिए कोई बच्चा एक स्टेट के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था और मान लीजिए किसी और एक स्टेट के किसी सिटी में उसके पापा का या किसी भी कारण से, उनके जॉब की वजह से या किसी भी कारण से उनको अपना शहर छोड़ के दूसरी जगह जाना है, तो आप उसका जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो आप उसको विदाउट एनी डिले उसको दोगे। जो भी रिस्पेक्टिव बच्चा होगा जो आपसे मांग रहा होगा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, आप उसको तुरंत दोगे। किसी भी हालत में आप किसी बच्चे को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देने से मना नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये हो गया आपका चैप्टर 2। अब आगे देखते हैं चैप्टर 3। तो चैप्टर 2 में आपके 3 सेक्शंस आते हैं। चैप्टर 2 में आता है आपका सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, खत्म। अब चैप्टर 3 का जो हेडिंग है वो क्या है, ड्यूटीज ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड पेरेंट्स। तो इसमें हमें ये बताया गया है कि जो आपके मतलब जो अथॉरिटी क्रिएट करेंगे गवर्नमेंट के अंडर, लोकल अथॉरिटीज जो होंगे गाँव में, रिस्पेक्टिव गाँव या शहर में, टाउन में, और पेरेंट्स, इनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। आरटीई में बच्चों को एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट अगर देने की बात यहाँ की गई है, तो उसमें ऑब्वियसली बच्चे को तो अपने राइट्स के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट ही इनिशिएटिव लेगा उनको उनका राइट्स दिलाने में, लोकल अथॉरिटीज़ ही लेंगी, पंचायत हो गया, म्यूनसिपैलिटीज़ हो गए, या तो फिर आपके पेरेंट्स। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर 3 है उसमें सेक्शन सी आता है। सेक्शन 6 में क्या कहा गया है, देखिए, सॉरी, सेक्शन सी नहीं, सेक्शन 6, इसमें बोला गया कि ये जो एक्ट है ये मैंडेट यानी कि बाध्य करता है जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, स्टेट वाइज हो गया या आपका विलेज वाइज छोटा मोटा अगर भी अथॉरिटी या लोकल अथॉरिटी हो गया, तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, उनके लिए ये मैंडेटरी करी गई है कि जहाँ जिस एरिया में जो गवर्नमेंट है, जो लोकल अथॉरिटी है, वहाँ के बच्चों को वो एलिमेंट्री स्कूल्स तक पहुंचाएंगे बिना किसी डिफिकल्टी के, बिना किसी आपके प्रॉब्लम के। ठीक है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनको नेबरहुड स्कूल में प्रॉपर शिक्षा दी जाए, इसका वो मेक श्योर करेंगे, जो गवर्नमेंट होगा और जो आपके लोकल अथॉरिटीज़ होंगे। ठीक है, तो इसके तहत ये बोला गया है, डिस्टेंस ऑफ स्कूल की बात की गई है इसमें। यहाँ पर ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखने वाली चीज़ है
कि आपके जो एलिमेंट्री स्कूल्स की जो डिस्टेंस होगी घर से वो कितनी होगी। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो आपका जो एलिमेंट्री स्कूल का 1 to 5th क्लास के बच्चों के लिए जो स्कूल का डिस्टेंस फ्रॉम होम रहेगा वो आपका 1 किलोमीटर फ्रॉम होम रहना चाहिए। मतलब 1 किलोमीटर के अंदर घर के 1 किलोमीटर दायरे के अंदर ही 1 to 5 क्लास के बच्चों के लिए स्कूल बना होना चाहिए। ये नियम बनाया गया RT 2009 में। एंड अगर हम बात करें 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए तो उनके स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर्स के अंदर होना चाहिए। घर से 3 किलोमीटर्स के बीच में उनका स्कूल होना चाहिए। और अगर 1 to 5 की बात करें तो वो 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चे को स्कूल जाने आने में कोई प्रॉब्लम ना हो, बच्चा डिस्टेंस की वजह से पढ़ाई छोड़कर ना जाए या पढ़ने से ना कतरे। ये चीज़ इसका मेन फोकस है, इसीलिए डिस्टेंस ऑफ स्कूल को एक मतलब डिटर्मिन करके रखा गया या डिसाइड करके रख दिया गया। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 7। अब सेक्शन नंबर 7 में क्या बोला गया, इस सेक्शन में ये बात बोली गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आपका जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, जो खर्च की बात अगर हम करेंगे स्कूल्स बनाने के लिए या बच्चों की शिक्षा को कंप्लीट करवाने के लिए, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ही आपस में कैरी करते हैं। ठीक है, कुछ उनका प्रोपोर्शनल डिवीजन है, वही कैरी करेंगे सारे खर्चे, इसीलिए बच्चों से कोई फीस नहीं लिया जाता है। ठीक, इसमें ये भी बात कही गई है सेक्शन 7 में ही RT में कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का फॉर्मुलेशन होना चाहिए, बनाया जाना चाहिए। NCF किस तरह पढ़ाया जाएगा, क्या करिकुलम होना चाहिए, बच्चों को क्या सिखाया जाएगा स्कूल में, वो सब भी RT के तहत एक नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी NCF बनाकर किया गया। तो NCF 2005 जो बना वो बेसिकली NCERT ने बनाया था और उसको एक्सेप्ट किया था RT ने। मतलब NCF 2005 के अकॉर्डिंग बच्चों को क्या सिखाया जाएगा स्कूल में, क्या होगा उनका एजुकेशन का बेसिस, क्या क्या चीज़ें वो वहाँ पर सीखेंगे जाकर, उसको RT ने एक्सेप्ट करके लागू किया था स्कूल में। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट चैप्टर 3 का जो आपका सेक्शन 7 था, ठीक है, उसी के ही कुछ एडिशनल प्रोविजन ये है। सेक्शन 7 में ये बताया गया कि इस सेक्शन के अंडर ये असाइन किया गया है कुछ ड्यूटीज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, ठीक है, कि वो कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन सारे बच्चों को देंगे, सारे बच्चों को। और जो टर्म है आपका कंपलसरी एजुकेशन, उसका मतलब भी मैं समझा देती हूँ। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आते भी हैं, ये जो अभी मैंने हाईलाइट किया है। तो फ्री एजुकेशन मैंने आपको समझाया, क्यों बोला गया फ्री इसको, बिकॉज कोई भी पैसे बच्चे को पे नहीं करने पड़ेंगे, इसीलिए उसको फ्री कहा गया। अब कंपलसरी क्या होगा, कंपलसरी एजुकेशन का मतलब ये होता है कि जो भी उस एरिया का अप्रोप्रिएट स्टेट गवर्नमेंट होगा, क्या जो भी उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट में होगा या जो भी लोकल अथॉरिटीज़ होंगी, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहाँ के बच्चों को फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन दें और इंश्योर करें कि उनका कंपलसरी एडमिशन कराया जाए, उनको अटेंडेंस दी जाए, उनका कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बिल्कुल हो। ऐसा नहीं है कि बस एडमिशन कर दिया और चले गए, ये एश्योर करने के लिए बोला गया है गवर्नमेंट को कि कंपलसरी एजुकेशन का मतलब है आपका कि पहले तो वो फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन देंगे ही, प्लस कंपलसरी एडमिशन वो करवाएंगे एज अ ड्यूटी उनकी, बच्चों को भरेंगे वो स्कूल में ला कर, जो भी बच्चे आउट ऑफ स्कूल होंगे अटेंडेंस का ध्यान रखा जाएगा कि बच्चे आ रहे हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नाम लिखाकर बाहर चल दिए, नहीं, स्कूल में उनका नाम लिखाया गया है मतलब वो अटेंड करेंगे तभी तो सीखेंगे, समझे। और कंप्लीशन होना चाहिए, उनका एलिमेंट्री एजुकेशन जो कंप्लीट होना चाहिए वो, ठीक है, वो लास्ट स्टैंडर्ड तक एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट होने तक वो स्कूल आने चाहिए, ये भी रेगुलेट होना चाहिए, ये भी सुपरवाइज की जानी चाहिए, इस बात को यहाँ पर बोली गई है। अब देखिए आगे चैप्टर 3 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसमें बोला गया ड्यूटीज ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज एंड पेरेंट्स। इसमें सेक्शन 9 में देखिए क्या बताया गया है। ये सेक्शन प्रोवाइड करता है कि हर बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, और लोकल अथॉरिटीज़ का ये ड्यूटी है कि वो इंश्योर करें कि उनके एरिया में रहने वाले सारे जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए,
ठीक है, और सारे बच्चों को नेबरहुड स्कूल में ही दी जाए। तो बेसिकली यहाँ पर लोकल अथॉरिटी की बात की गई है, ये उतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है। अब नेक्स्ट आपके सेक्शन में आते हैं, चैप्टर 3 का ही सेक्शन नंबर 10 है। इसमें सेक्शन 10 में ये बोला गया कि इसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल यहाँ बताया गया है। यहाँ ये बात की गई कि पेरेंट्स का भी एक सबसे बड़ा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा के अधिकार से बिल्कुल भी वंचित ना रखें, अलग ना रखें। उनको उनका जो राइट है एजुकेशन का वो मिलना चाहिए, ये वहाँ पर कहा गया। ठीक है, अब सेक्शन 11 की अगर हम बात करें सेक्शन 11 में गवर्नमेंट के अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी अगर स्टेट गवर्नमेंट है अपने अपने अप्रोप्रिएट स्टेट्स में जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर वो अरेंजमेंट करेंगे प्री स्कूल एजुकेशन का। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली एक बच्चे को स्कूल में डालकर पढ़ाना लिखाना चालू कर दो, उसको पहले से भी प्रिपेयर किया जाए। इसका भी जो मतलब प्रोविजन है वो आपके सेक्शन 11 में कहा गया है। मतलब स्कूल ज्वाइन करने से पहले का जो समय होता है, प्री स्कूल जो पीरियड होता है, उसके एजुकेशन के लिए भी बच्चों को वो भी दी जाए, ये बात यहाँ पर की गई है। अब नेक्स्ट देखिए चैप्टर नंबर 4 पे आ जाते हैं। इसका हेडिंग ये है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्कूल्स एंड टीचर्स। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अगर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें या पेरेंट्स या लोकल अथॉरिटीज ले लें तो आपका काम खत्म हो जाएगा या गोल अचीव हो जाएगा आरटीई का। नहीं, एट द एंड उनको स्कूल से ही रिलेटेड चीज़ें करनी है ना। उनको तो मतलब एजुकेशन कौन करेगा कंप्लीट, स्कूल्स ही करवाएंगे, है ना, और आपके टीचर्स ही करवाएंगे। तो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहीं ना कहीं स्कूल्स और टीचर्स की तो होती ही अपने आप में, ऑटोमेटिकली वो हो जाती है। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर जो सेक्शंस आते हैं, सेक्शन 12 है। सेक्शन 12 में बोला गया कि आरटीई एक्ट ये प्रोवाइड करता है कि एडमिशन जो है हर एक आपका जो डिसएडवांटेज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए 25% एडमिशन को रिजर्व रखा जाना चाहिए, उनके लिए सीट। ये बात बोली गई है यहाँ पे। ठीक है, और आपके वेकर सेक्शंस के लिए भी आपके जो क्लास 1 में होल स्कूल में, ठीक है, होल स्कूल में तो नहीं, सॉरी होल स्कूल में तो नहीं, लेकिन आपका जो मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट होने तक यहाँ बोला गया कि जो आपके प्राइवेट स्कूल वगैरह भी हैं या जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर डिसएडवांटेज बच्चों के लिए कुछ रिजर्व सीट रहने चाहिए जिसका परसेंटेज है 25%। ठीक है, और वीकर सेक्शंस के लिए आपका क्लास 1, ऐसा नहीं है कि पूरे मतलब 1 से 8 स्टैंडर्ड तक के ये रिजर्वेशन काम करेगा, नहीं, ये स्टैंडर्ड 1 तक काम करेगा आपका। अब सेक्शन 13 की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रोवाइड करता है ऐसा एक नियम कि कोई भी स्कूल, ठीक है, या कोई भी पर्सन किसी भी प्रकार का कैपिटेशन फी किसी भी बच्चे से नहीं ले सकता है और किसी भी तरीके का स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं होगा। ठीक है, मतलब इंटरव्यू वगैरह नहीं लिया जाएगा आपके एडमिशन से पहले, या ना ही कोई कैपिटेशन फी यानी पैसे उससे लिए जाएंगे। ये एजुकेशन बिल्कुल फ्री है और किसी भी इंटरव्यू से फ्री है, इंटरव्यू वगैरह नहीं होते हैं, डायरेक्ट एनरोलमेंट आपको करना है। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 14 की अगर हम बात करें, इसमें ये बताया गया है कि किसी भी तरीके का एज सर्टिफिकेट जो है, ठीक है, वो अगर नहीं दे पाया बच्चा, तो वो अगर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है कि वो किस एज का भी है, उसके पास अगर कोई प्रूफ नहीं भी है, उस बेसिस पे आप उसको एडमिशन के लिए डिनाई नहीं कर सकते। एडमिशन होगा चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा लक्ष्य बस यही है, आरटी के तहत, आरटी के अकॉर्डिंग हमारा लक्ष्य बस यही है कि हमें सारे बच्चों को जो है वो करवाना है, एजुकेशन को हमें, एलिमेंट्री एजुकेशन हमें कंप्लीट करवाना है, नो मैटर व्हाट। तो हम किसी भी तरीके का प्रूफ मांग कर उस बेसिस से उसको एडमिशन के लिए मना कर दें, ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर 4 का ही सेक्शन 15 पे आते हैं। इसमें सारे स्कूल्स को मना किया गया है कि आप किसी भी हालत में, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम और किसी भी एकेडमिक ईयर के बीच से आए, स्टार्टिंग में आए, एंड में आए, कोई भी बच्चा अगर एडमिशन के लिए आता है, आप ये नहीं बोल सकते कि अभी तो एडमिशन टाइम चला गया, हम एडमिशन नहीं कर सकते। नहीं,
आप बाध्य हैं, आप बाउंड हैं उसका एडमिशन करवाने के लिए। ये आरटीई ने बोला है किसी भी तरीके से डिनायल ऑफ एडमिशन नहीं कर सकता कोई भी स्कूल, प्रोहिबिट मतलब कराया गया है आरटीई के तहत। ठीक है, अब देखिए जो एडमिशन है बच्चे का स्कूल में, वो उसका फंडामेंटल राइट बताया गया है इस सेक्शन में, सेक्शन 15 में। और बोला गया इसीलिए कि कोई भी एक बच्चे से उसका फंडामेंटल राइट ऑफ जो एजुकेशन का है उसको वो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। चाहे वो स्टैंडर्ड 8 में भी आकर स्टार्ट करे तो भी उसको आप पढ़ाने के लिए बाध्य हैं, आप उसका एनरोलमेंट करेंगे, आप बाउंड हैं। आप किसी भी हालत में एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप कभी भी एडमिशन को डिनाई नहीं कर सकते। क्लियर? ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो इम्पोर्टेंट है मैंने ऑलरेडी उसको हाईलाइट कर दिया है, तो वो भी आप उसको भी अगर आप याद रखना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए सेक्शन नंबर 16 पर हम आ जाएंगे। सेक्शन नंबर 16 जो है वो प्रोहिबिट करता है किसको, कि आप बच्चों को किसी भी हालत में होल्डिंग बैक या एक्सपल्शन ऑफ अ चाइल्ड आप नहीं कर सकते। मतलब स्कूल से किसी को आप निकाल नहीं सकते। स्कूल में अगर कोई बच्चा किसी टेस्ट में फेल भी हो जाता है तो आप उसको उसके रिजल्ट के बेसिस पे होल्ड बैक करके नहीं रख सकते। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि नहीं तो आगे प्रमोट नहीं हो सकता, चाहे वो 3rd स्टैंडर्ड में हो, 4th में हो, 5th में हो, नो मैटर। अगर वो फेल भी हो जाता है अपने एनुअल एग्जाम में तो भी आप बिल्कुल बाउंड हो उसको प्रमोट करने के लिए नेक्स्ट स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो 1 to 8 क्लास तक आप कभी भी उसको फेल नहीं करवा सकते, आपका राइट नहीं है, आप फेल नहीं करवा सकते हो उसको। वो अपना अटेनमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन करेगा, जब तक वो नहीं कर लेता तब तक वो फेल नहीं होगा। कोई भी स्कूल फेल नहीं करवा सकता उसके बच्चों को। क्लियर? अब देखिए नो डिटेंशन अप टू 8 क्लास, जो कि मैंने बोला था, मतलब आप उनको पीछे नहीं रोक सकते, फेल नहीं करवा सकते, आप उनको 8 क्लास तक उनको प्रमोट ही करवाओगे आप। ठीक है, अप टू 8 स्टैंडर्ड उन्हें आप पास ही करवाओगे, आगे ही प्रमोट करोगे। 1 to 8 क्लास तक आप उन्हें बैक करके, होल्ड बैक करके नहीं रख सकते हो। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट देखिए चैप्टर नंबर 4 में ही आपका आता है सेक्शन नंबर 17। अब सेक्शन नंबर 17 में ये बात बोली गई है कि किसी भी बच्चे को स्कूल के अंदर फिजिकल पनिशमेंट या मेंटल हैरेसमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी भी बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते आप। जो पहले के कैसे टीचर्स थे, मतलब स्कूल भी कैसे थे, वो तो उस टाइम ही की बात ही अलग थी कि बच्चों को बहुत मारा पीटा भी जाता था, बच्चों को मुर्गा बना देते थे, इतने घंटों तक सिटअप्स करवा देते थे बहुत सारे। कुछ भी गलती हुई तो हाथ दिखाओ, स्केल में मार पड़ती थी, डंडे में मार पड़ती थी। हमने भी कुछ कुछ खाए हैं, उस टाइम पे उतना स्ट्रिक्ट शायद हुआ नहीं था, तो हमने भी मार खाए हैं बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे टाइम में। लेकिन आरटीई एक्ट 2009 जब पास हुआ उसके बाद उन्होंने ये कंपलसरी कर दिया, ये स्ट्रिक्टली उन्होंने मना किया कि किसी भी बच्चे को आप पनिशमेंट नहीं दे सकते, किसी भी तरीके का फिजिकल पनिशमेंट तो नहीं दे सकते, मेंटल हैरेसमेंट भी नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, देखिए जहाँ पर फिजिकल पनिशमेंट को नहीं आपका फॉलो किया जाता वहाँ पर कुछ टीचर मेंटली भी ऐसी चीज़ें बोलते हैं बच्चों को कि बच्चा मेंटली हैरेस हो जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे कड़े शब्द बोल देना या ऐसे कोई कड़ी बात बोल देना जिसको वो रेजिस्ट ना कर पाए, जिससे उसको लगे कि मैं इन्फीरियर हूँ, मैं गंदा हूँ, तो वो चीज़ सही नहीं है। इसीलिए उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा, उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ नहीं पाएगा आगे। तो इसीलिए फिजिकल पनिशमेंट मतलब आप उसको फिजिकली तो टच करके मार वार तो नहीं सकते हो, प्लस उसको आप ऐसा कोई हार्श वर्ड भी नहीं बोलोगे, क्योंकि आप बहुत सारे वर्ड ऐसे यूज़ कर सकते हो यार जिसमें बच्चे का मेंटल हैरेसमेंट हो सकता है, तो आप वो सारे वर्ड्स पे उसको नहीं बोल सकते। ये दोनों चीज़ों को स्ट्रिक्टली मना किया गया है आरटीई में। ठीक है, और जो कि नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, ऑब्वियसली आप ना फिजिकली ना मेंटली कुछ भी आप उसको ऐसा नहीं बोलोगे जिससे वो फिजिकली हर्ट हो या मेंटली हर्ट हो, क्योंकि वो स्कूल आता है पढ़ने के लिए, टॉर्चर होने के लिए नहीं। अगर आप नहीं पढ़ा पा रहे हो, अगर कोई बदमाशी कर रहा है, मतलब आपकी गलती है, आप सुधारो अपनी टीचिंग प्रोसेस एज अ टीचर। बट आप बच्चे को पनिश नहीं कर सकते या मारपीट नहीं सकते, उसको आप कॉर्पोरल पनिशमेंट दे ही नहीं सकते हो।
ठीक है। अब सेक्शन 18 की अगर हम बात करें तो नो स्कूल टू बी एस्टैब्लिश्ड विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन। तो देखिए ऐसे स्कूल्स नहीं खुल सकते हैं जो गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट जिसके पास ना हो। ऐसा नहीं कि हाँ कोई भी आता जाता स्कूल खोल दिया और बच्चों को पढ़ा रहा है, नहीं। प्रॉपर एजुकेशन को इंश्योर करने के लिए ये रूल बनाया गया था आरटीई में कि सर्टिफिकेशन ऑफ रिकॉग्निशन आपके पास होना चाहिए अगर आप कोई स्कूल खोल रहे हो और स्कूल को चला रहे हो तो, ठीक। और अगर हम सेक्शन 19 की बात करें तो इसमें ये बात कही गई थी कि स्कूलों के लिए कुछ नॉर्म्स और कुछ स्टैंडर्ड्स सेट किए जाएंगे और सारे स्कूल्स जो एजुकेशन दे रहे हैं, क्योंकि देखिए एजुकेशन कोई हलवा तो नहीं है, ओबियसली ये सोसाइटी को क्योंकि बना रहा है तो ये बिल्कुल भी एक इजी प्रोसेस नहीं है। एजुकेशन को आप ऐसे ही लाइटली नहीं ले सकते। तो अगर आपके कुछ नॉर्म्स यानी कि स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होगा, कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा, तो एवं कोई भी ऐरा गैरा स्कूल खोलकर अगर पढ़ाने लगे तो जो भी बच्चे सीखें, जो भी असर पड़े उन पे, समझे। तो इसीलिए कुछ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड जो है वो आरटीई 2009 के अकॉर्डिंग बनाए गए थे, ठीक। तो अगर हम सेक्शन 20 की बात करें तो इसमें ये बताया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, जो हम नॉर्म्स और स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे स्कूल्स के लिए, वो बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है बोलकर बताया गया। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब अगर हम सेक्शन 21 की बात करते हैं, ठीक है। सेक्शन 21 में ये बात बोली गई कि जो भी आपके स्कूल्स हैं वहाँ पर एक एसएमसी को मेंटेन किया जाएगा। एसएमसी को बनाने की बात की गई। एसएमसी का फुल फॉर्म होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जो स्कूल के अंदर होने वाले हर चीज़ों का, हर काम को मैनेज करने की वो उसका फंक्शन होता है। तो उसको बनाने के लिए, वो मैंडेटरी बनाने के लिए मतलब एसएमसी कमेटी होनी ही चाहिए, ये वहाँ पर रूल बनाया गया था, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 22 में ये कहा गया कि हर एक स्कूल में एसटीपी यानी कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए, ठीक है, जो कि एसएमसी के द्वारा ही प्रिपेयर होगा, ठीक। तो एसएमसी जो है वो एसटीपी प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। स्कूल के डेवलपमेंट के लिए प्लान एसएमसी बनाएगा। तो पहले एसएमसी के बारे में बोला गया, फिर एसटीपी यानी कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान के बारे में बताया गया। अब सेक्शन 23 की अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि जो टीचर्स हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोल रही थी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एजुकेशन कोई हलवा नहीं है। अगर आप एजुकेशन के महत्व को समझोगे तो एजुकेशन सोसाइटी चेंज कर सकता है भाई। तो इसमें टीचर्स का रोल तो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा पिवटल हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे तो अरे गहरे किसी भी आदमी को अगर आप टीचर बना दो, फिर तो वो बच्चों को जो भी सिखाए उससे अपने सैलरी से मतलब होगा। अगर वो पढ़ाने में पैशनेट नहीं होगा, अगर वो बच्चों को समझने में उतना अंडरस्टैंडिंग या कैरिंग नहीं होगा, तो फिर वो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसीलिए आरटीई में ये बात बोली गई कि टीचर्स ऐसे होने चाहिए जो क्वालिफिकेशन वाइज और टर्म एंड कंडीशन जो उनके सर्विस के होंगे वो फिक्स्ड रहेंगे। क्या क्वालिफिकेशन उन्हें होना चाहिए, क्या उनके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए तब वो टीचर बनेंगे, क्या वो टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करेंगे अगर वो टीचरशिप की सर्विस में आते हैं, ये सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 4 में ही, एक मिनट, ओके। तो अगर हम सेक्शन नंबर 24 की बात करते हैं तो ये ड्यूटीज ऑफ टीचर्स को बताता है, ठीक है। इसमें टीचर्स क्या क्या ड्यूटी करनी चाहिए वो बात यहाँ पर बोली गई है। देन सेक्शन नंबर 25 थोड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बता दूं। तो इसमें बताया गया है कि मेंटेनेंस होना चाहिए प्यूपिल टीचर रेशियो यानी कि पीटीआर का। अब प्यूपिल टीचर रेशियो क्या होता है, देखिए कितने बच्चों में कितने टीचर होने चाहिए, ये है प्यूपिल टीचर रेशियो। ऐसा नहीं कि आप 70 बच्चे में एक टीचर को पढ़ाने भेज रहे हो, तो पॉसिबल ही नहीं है ना कभी, समझ रहे हो। तो प्यूपिल टीचर रेशियो को, ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी जो भी वहाँ के होंगे वो चेक करेंगे कि अप्रोप्रिएट कितने स्टूडेंट्स में कितने टीचर पढ़ा रहे हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। तो अगर हम द रेशियो अगर हम काउंट करते हैं तो यहाँ पर ये बोला गया
कि रेशियो 30:1 होना चाहिए। मतलब 30 बच्चे अगर आपकी क्लास में हैं तो 30 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर आएंगे। अगर 30 से ज़्यादा बच्चे हैं तो फिर क्या होगा, अगर एडमिटेड चिल्ड्रन की संख्या अप टू 60 है तो 30:1 के हिसाब से अगर 60 हो गया तो 60:2 हो जाएगा। नंबर ऑफ टीचर उस स्कूल में 2 होने चाहिए। अगर उस स्कूल में बच्चों की संख्या 61 से 90 है, ठीक है, मतलब 60 में तो 2, अगर 90 तक बच्चे एडमिटेड हैं, एनरोल्ड हैं, तो 90 बच्चों के लिए टीचर की संख्या 3 होनी चाहिए। 3 टीचर उस स्कूल में बिल्कुल होने चाहिए। अगर हम बात करें, अगर बच्चों की संख्या 90 से ऊपर यानी 91 से 120 के अंदर है, 120 अगर स्टूडेंट्स उस वहाँ पर हैं, उस स्कूल में एडमिटेड हैं, उस स्कूल में जो नंबर ऑफ टीचर होगा वो 4 होंगे। ठीक, इजी है यार। 30:1 के हिसाब से अगर आप काउंट करते जाओगे तो जैसे 30:60 होगा तो इधर 2 हो जाएंगे, 30 जैसे 90 होगा तो इधर 3 हो जाएंगे टीचर, और 30 जैसे 1, अगर 30 की जगह 120 हुआ तो इधर 3 की जगह टीचर की संख्या 4 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपके स्कूल में एबव 150 चिल्ड्रन हैं, एनरोल्ड हैं, अगर एबव 150 यानी 150 से ज़्यादा अगर बच्चे हैं तो वहाँ पर एक टीचर रहेगा, सॉरी 5 टीचर रहेंगे पहले तो, और एक हेड टीचर भी उस स्कूल में होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि ये पार्ट आपको समझ में आया हो। थोड़ा अच्छे से इस पर ध्यान दीजिए, मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो अगर इसके बाद जो हम सेक्शन 26 की अगर हम बात करें, इसमें प्रोवाइड किया गया है कि जो वैकेंसीज होंगी स्कूल में टीचर्स के लिए, ठीक है, वो मैक्स टू मैक्स 10% वैकेंसीज हो सकती हैं। 10% से ज़्यादा वैकेंसी कभी भी नहीं होना चाहिए। जो स्ट्रेंथ है उस स्कूल का, मान लीजिए 3 टीचर अवेलेबल होने चाहिए, तो 2 होकर एक जगह अगर खाली है, 10% अगर खाली है तो चलेगा, उससे ज़्यादा वैकेंसीज नहीं होनी चाहिए। जल्दी से आपको फुलफिल करना है वो वैकेंसी स्कूल्स में। ये मतलब स्कूल टीचर्स को वहाँ पर एडमिट मतलब सॉरी सर्विस पे रखा जाएगा, ये वहाँ पर पोस्टेड किया जाएगा, ये बात यहाँ पे की गई है। अब सेक्शन 27 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्रोहिबिट किया गया है, मना किया गया है। क्या मना किया गया है? डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर, मतलब डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर मतलब टीचर्स को कौन कौन से कामों में नहीं इन्वॉल्व किया जाएगा, उस चीज़ के लिए यहाँ पर जोर दिया गया है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है, देखिए कि एक टीचर है, उसको आप ऐसे ऐसे काम करवा रहे हो कि वो और पढ़ाएगा क्या, उन्हीं कामों में उलझ गया है, तो एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है ना। तो इसीलिए कौन कौन से कामों को उन्हें करवाना चाहिए और उनके अलावा और क्या कामों नहीं करेंगे वो यहाँ पर बताया गया। तो टीचर्स जो हैं वो आपके डिसेंल पॉपुलेशन सेंसस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको उस रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, जनगणना करने के लिए उनको अपॉइंट की जा सकती है, एडिशनल वर्क उनको दिया जा सकता है उस रिलेटेड। अगर डिजास्टर रिलीफ ड्यूटीज़ है उसमें भी टीचर्स को अपॉइंट किया जा सकता है या वो ड्यूटीज़ में उन्हें दी जा सकती है। ठीक है, और अगर कोई ड्यूटी है रिलेटिंग टू इलेक्शन, मतलब अगर निर्वाचन से रिलेटेड कोई चीज़ है तो उसमें भी, चाहे वो इलेक्शन लोकल अथॉरिटीज़ का हो रहा हो, स्टेट लेजिस्लेचर्स का हो रहा हो या पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो रहा हो, अगर इलेक्शन रिलेटेड कोई ड्यूटी है वो टीचर को दिया जा सकता है। अगर रिलीफ फीचर का कोई रिलीफ ड्यूटीज़ अगर कोई है डिजास्टर रिलेटेड, उसमें उसको दिया जा सकता है ड्यूटी। और आपका अगर पॉपुलेशन सेंसस यानी कि जनगणना अगर हो रही है उसमें भी उसको ड्यूटी दिया जा सकता है। उसको छोड़कर और कोई ड्यूटीज उसको आप नहीं दे सकते हो टीचर्स को। ठीक है, ये बात यहाँ क्लियर बोल दी गई। अब सेक्शन 28 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स मना किया गया है। अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हो तो आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते हो। अगर आप प्राइवेट ट्यूशन देते हो तो आपको आपके जॉब को खतरा है। ठीक है, आपके जॉब को खतरा है मतलब। तो प्राइवेट ट्यूशन आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते हो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हो तो। ठीक है, इसको प्रोहिबिट कराया गया है। अब देखिए आगे नेक्स्ट है आपका चैप्टर 5 में अब आ जाते हैं, जिसका आपका हेडिंग है करिकुलम एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन। तो एजुकेशन की बात हमने कर ली, ड्यूटीज़ की हमने बात कर ली, गवर्नमेंट क्या ड्यूटी निभाएगा, पेरेंट्स क्या, लोकल अथॉरिटीज़ क्या ड्यूटी निभाएंगे, आपके
जो टीचर्स हैं, स्कूल्स हैं, सबकी ड्यूटीज़ हमने बता दी है। अब हम ये देखेंगे चैप्टर नंबर 5 में करिकुलम क्या रहेगा। एलिमेंट्री एजुकेशन जो बच्चों को दी जा रही है, उस एजुकेशन में क्या क्या बच्चों को सिखाई जानी चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए, और एलिमेंट्री एजुकेशन की करिकुलम में क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए, उस पर जोर दी गई है। इसमें सेक्शन 29 में आता है ये चीज़। इसमें बताया गया कि जो करिकुलम होगा और जो इवैल्यूएशन प्रोसीजर होगा एलिमेंट्री एजुकेशन में, स्कूलों में, वो कैसा होगा। ठीक है, तो देखिए करिकुलम का मतलब मैं आपको इजीली पहले समझा देती हूँ। जो भी चीज़ें स्कूल में होती हैं, A to Z जितनी भी एक्टिविटीज स्कूल में होती हैं, पढ़ाई हो गया, आपका एग्जाम हो गया, खेलकूद हो गए, क्या वो सीख रहे हैं, कौन कौन से डेज वो मना रहे हैं स्कूल में, जो भी एक्टिविटीज A to Z, उसको हम करिकुलम कहते हैं। ठीक है, तो करिकुलम और इवैल्यूएशन प्रोसीजर, मतलब इवैल्यूएशन का मतलब भी आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि बच्चों को जो इवैल्यूएट किया जाएगा, बच्चों को जो परीक्षा किया जाएगा, उनका जो परीक्षा उनसे ली जाएगी, वो प्रोसीजर किस तरीके का होगा, वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक, तो 8 फैक्टर्स की बात की गई है, 8 फैक्टर्स की आरटी एक्ट के अंदर। उसमें क्या क्या आता है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले नंबर 1 में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज उनको सिखाए जाए। बच्चों को संविधान के वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए। अगर वो आगे जाकर ओबियसली वो देश के नागरिक ही बनेंगे ना, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए उस बच्चे का। स्कूल में ऐसा नहीं है कि बस वो आए, पढ़े और चल दिए, नहीं। बच्चों का डेवलपमेंट जो होता है, एजुकेशन का मतलब है बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट कराना। उसका फिजिकली डेवलप हो, वो बच्चा मेंटली डेवलप हो, इमोशनली डेवलप हो। ठीक है, सब तरीके की डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड की बात करिकुलम में बोली गई है। ऐसा करिकुलम बताया जाए या लाया जाए एजुकेशन में जिससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। अब 3 नंबर फैक्टर ये है चाइल्ड का नॉलेज। ठीक है, पोटेंशियलिटी एंड टैलेंट। तो स्कूल में ऐसा नहीं है कि बस रटा रटाया पढ़ाकर चले जाएं टीचर। बच्चों का नॉलेज, पोटेंशियलिटी उनके अंदर जो है और जो टैलेंट है उसको बिल्ड करना चाहिए टीचर्स को। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस रट दो, एग्जाम दे दो, अच्छे मार्क्स ले आओ, नहीं। उनको बिल्ड करना चाहिए, बच्चे का नॉलेज वो खुद बनाए, वो पोटेंशियलिटी अपना डेवलप करे, अपनी टैलेंट को आगे लाए, ये भी अपॉर्चुनिटीज उसको वहाँ दी जानी चाहिए। अब 4th फैक्टर ये है फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज़ जो हैं वो फुलेस्ट एक्सटेंट तक डेवलप होनी चाहिए। मतलब बच्चा फिजिकली भी फिट हो, फिजिकली भी डेवलप करे स्कूल के अंदर, और मेंटली भी वो डेवलप करे। तो दोनों चीज़ें उसकी फुल्ली डेवलप्ड हो, ये चीज़ भी वहाँ बताई गई है। अब देखिए लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़, डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन इन अ चाइल्ड फ्रेंडली एंड चाइल्ड सेंटर्ड मैनर। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जानी चाहिए जिसमें बच्चा डिस्कवर करे चीज़ों को, जिसमें वो खुद एक्सप्लोर करे चीज़ों को। इस ओरिएंटेड बुक्स और पढ़ाई होनी चाहिए बोलकर स्कूल करिकुलम की बात यहाँ की गई। और चाइल्ड फ्रेंडली और चाइल्ड सेंटर्ड मैनर में ये पढ़ाई होनी चाहिए, जहाँ वो खुद डिस्कवर करे, एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई हो, जहाँ खुद बच्चा सीखे, डिस्कवर करे, चीज़ों को एक्सप्लोर करे, उस चीज़ों पर यहाँ फोकस की गई है। अब देखिए जो चाइल्ड का जो मदर टंग है, ठीक है, मतलब उसी मीडियम में ही बच्चों को इंस्ट्रक्शन दी जाए। एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट होने तक बोल के बताया गया कि चाइल्ड का जो खुद का मदर टंग है, मतलब उसकी जो मातृभाषा है, वो जो बचपन से बोलता आया है, जिस भाषा के साथ वो फ्रेंडली है, कंफर्टेबल है, उसी मदर टंग में ही उसको एलिमेंट्री एजुकेशन तक पढ़ाया जाना चाहिए। उसी लैंग्वेज को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तरीके से यूज़ करना चाहिए बोलकर यहाँ कहा गया है। नेक्स्ट फैक्टर की अगर हम बात करें 7th नंबर, इसमें बोला गया कि जो बच्चा पढ़ेगा जिस एनवायरनमेंट में, वो बच्चा का जो एनवायरनमेंट होना चाहिए पढ़ाई का, वो फ्री ऑफ फियर, ट्रोमा एंड एंजाइटी होना चाहिए। बच्चा अपने आप को क्लास में फ्रीली एक्सप्रेस कर पाए। ऐसा नहीं कि एकदम डरा सहमा सा किसी कोने में उसको आपने जाकर हाँ जाओ भाई बैठो, ये वाला माहौल नहीं होना चाहिए। बच्चा खुद को सेफ फील करना चाहिए स्कूल में, फ्री फील करना चाहिए अपनी बातों को बोलने के लिए। उसको फियर नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का। वो एंजाइटी फ्री और ट्रॉमा फ्री एनवायरनमेंट में उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। 8th फैक्टर ये बताया गया कि करिकुलम जो है
वो आपका कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, जिसमें बच्चा जो पढ़ा है, जो समझा है, जो अंडरस्टैंड उसने किया है पढ़ाई का, और अपना जो नॉलेज उसने गैदर किया है उसको वो अप्लाई कर पाए। ठीक है, तो मतलब आपको जो सी हम पढ़ते हैं ना जो असेसमेंट में, तो कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साल में एक एग्जाम किए छोड़ दिए, नहीं, वो क्या सीख रहा है, सीख पा रहा है या नहीं, सब बच्चे अच्छे से एजुकेशन को रिसीव कर पा रहे हैं या नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, ये कब होगा, जब हम कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करेंगे। तो कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि हर तरीके के टॉपिक को कवर करता हुआ एक कंटिन्यूअसली इवैल्यूएशन होना चाहिए बच्चों का, जिसके द्वारा वो जो समझे हैं और जो नॉलेज उन्होंने गैदर किया है उसको वो अप्लाई करने का भी एबिलिटी उन्हें मिले। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 5 का जो सेक्शन नंबर 30 है, उसमें ये बोला गया कि चाइल्ड को, ठीक है, किसी भी तरीके का बोर्ड एग्जामिनेशन पास करने के लिए नहीं कहा जाएगा किसी स्कूल में। जब तक कि वो एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर लेता, तब तक उस बच्चे को कोई भी ये नहीं कहेगा कि आप किसी भी बोर्ड एग्जाम में जाकर एग्जामिनेशन लिखो। 8th स्टैंडर्ड के बाद ही 10th में पहला बोर्ड एग्जामिनेशन इसीलिए किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो बच्चों को स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट एलिमेंट्री के टाइम पर गवर्नमेंट नहीं देना चाहती। दैट्स वाई ये एक्ट में ये रूल को बनाया गया है। अब देखिए नेक्स्ट, इसीलिए कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होता, ना 5th में, ना 8th में, ना 11th में। ठीक है, अब देखिए आगे चैप्टर नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो हेडिंग है वो ये कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। मतलब ऐसा नहीं है कि बस हम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आरटी ने यही बताया, नहीं, बच्चों के भी जो राइट्स है, राइट टू एजुकेशन है, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा उसके लिए भी यहाँ पर बात की गई है। सेक्शन 31 में बताया गया, इसमें इस सेक्शन में ये प्रोवाइड किया गया है कि जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे भी बनाए गए जो कि प्रोटेक्ट करेंगे राइट ऑफ द चाइल्ड को। ठीक है, जो कि नेशनल और स्टेट कमीशंस फॉर प्रोटेक्ट ऑफ चाइल्ड राइट्स बनाए गए। ये जो नियम बनाया गया है आरटी, इसको एनफोर्स करने के लिए ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, और ये सुपरवाइज इसको करने के लिए ये दो जो है प्रोटेक्शन, चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये दो ऑर्गेनाइजेशन भी बने आरटीए के लागू होने के बाद ही। देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रोविजन ऑफ नेबरहुड स्कूल की, ठीक है, बच्चों के राइट्स को सुरक्षित रखने के लिए कुछ नेबरहुड स्कूल में भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं, मतलब कोई डेफिनेशन प्रॉपरली दी गई है कि देखिए मिनिमम नंबर ऑफ क्लासरूम और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो है वो होनी चाहिए स्कूलों में। ऐसा नहीं है कि आप किसी ग्राउंड में जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हो, नहीं, एक प्रॉपर क्लासरूम्स वहाँ स्कूल के अंदर होने चाहिए, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग होना चाहिए, अप्रोप्रिएट प्यूपिल टीचर रेशियो होना चाहिए, मेंटेन होगा, प्यूपिल टीचर रेशियो जो है वो मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, जो जो कि डिसाइडेड है ऑलरेडी 30:1 का। उसके बाद स्कूल आवर्स, स्कूल आवर्स ऐसा नहीं कि आप मनमर्जी से पढ़ा रहे हो 10 घंटे 12 घंटे, या अगर आपका मन नहीं है तो 1 घंटा पढ़ा दिया, नहीं, एक प्रॉपर स्कूल आवर रहेगा 10 to 4, तो उसको आपको पूरा मेंटेन करके चलना है। ठीक है, अब देखिए एक्सेस टू स्कूल की अगर हम बात करें तो फिजिकल और सोशल हर तरीके के बच्चे उनको एक्सेस कर पाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस फिजिकली जो फिट है वही बच्चों को एक्सेसिबल है, नहीं, फिजिकली भी और सोशली भी हर प्रकार के बच्चे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी फिजिकली एबल्ड है, डिसेबल्ड है, नो मैटर व्हाट, वो एक्सेस करने चाहिए अपने स्कूल को। इस तरीके से वो स्कूल बनाया जाना चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट वहाँ होना चाहिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब है। देन एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो पहला तो है नो डिनायल ऑफ एडमिशन। आप किसी भी हालत में एडमिशन को मना नहीं कर सकते किसी भी बच्चे के लिए, अगर उसकी उम्र 6 to 14 ईयर्स है तो, और फिजिकल हैंडीकैप्ड में 6 to 18 ईयर्स है तो किसी भी प्रकार का कैपिटेशन फी आप नहीं ले सकते हो। किसी भी तरीके का इंटरव्यू बच्चे का एडमिशन से पहले नहीं लिया जाएगा, और ना किसी तरीके का एफिडेविट यानी कि किसी भी तरीके का अंडरटेकिंग उससे लिया जाएगा, और एनी टाइम आपको एडमिशन कराना है। आप किसी भी हालत में किसी बच्चे के एडमिशन को रोक नहीं सकते। ठीक है, अब अगर हम आगे आते हैं, चैप्टर नंबर 6 का ही ये है
एंटाइटलमेंट्स की अगर हम बात करें, क्या क्या एंटाइटलमेंट्स बच्चों को दी जाएगी, तो फ्री बुक्स मिलते हैं, यूनिफॉर्म दी जाती है, एक लाइब्रेरी स्कूल के अंदर होना चाहिए जिसमें बुक्स वगैरह हो, वो पढ़ें, एंगेज रह पाए, उनके आउटर लुक बढ़े, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बच्चों को दिया जाता है खेलने कूदने के लिए, वो रहना चाहिए स्कूल के अंदर, प्ले मटेरियल होने चाहिए। उसके बाद मिड डे मील, ये इंपॉर्टेंट है, जिसको हम MDM भी बोलते हैं। तो मिड डे मील का फैसिलिटी हर एक स्कूल में दिया जाएगा एलिमेंट्री बच्चों को, जो कि आपके 1 से 8 क्लास के बच्चे हैं उनको। स्पेशल ट्रेनिंग एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन से पहले दी जाएगी। मान लीजिए एक बच्चा 8th स्टैंडर्ड में पढ़ना चाहिए बट वो कभी स्कूल नहीं आया, आधे से आया है, तो उसको अचानक से हम 8th स्टैंडर्ड में नहीं भरेंगे, बट हम बाउंड है कि एज अप्रोप्रिएट क्लास में, तो उसको थोड़ा सा पहले स्पेशल ट्रेनिंग देके हम रेडी करेंगे, देन हम उस क्लास में उसको भेजेंगे। ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स के लिए आप मना नहीं कर सकते, कोई भी बच्चा अगर ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहता है उसे आपको देना पड़ेगा। देन अगर हम बात करें कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो एक बार अगर एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट हुआ तो उसका भी वो सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, उससे वो मैंडेटरी है। अब अगर हम बात करें क्लासरूम ट्रांजैक्शंस की, तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन क्लासरूम के अंदर कोई भी टीचर किसी भी बच्चे के साथ नहीं कर सकता, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। उसके बाद कोई भी प्रकार का फिजिकल या मेंटल ट्रॉमा वाला पनिशमेंट, जो कि कॉर्पोरल पनिशमेंट है, वो बच्चों को नहीं दिया जाएगा, स्ट्रिक्टली मना किया गया है। अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड हम फॉलो करके बच्चों को पढ़ाएंगे, ये बात की गई है यहाँ पे। अप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन सिस्टम होना चाहिए, मैंने पहले ही आपको बताया CCE को फॉलो करने की बात यहाँ की गई है। देन स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ की अगर हम बात करेंगे, तो उसके अंडर क्या होगा, अपॉइंटमेंट एज पर रूल। कोई भी टीचर अपॉइंटमेंट होता है तो वो रूल के हिसाब से, रोल के अंडर ही उसको अपॉइंटमेंट मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने घूस दे दिया और आपने उसको एज अ टीचर अपॉइंट कर लिया, वाह, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए SMC के अंदर। स्कूल की मैनेजमेंट को लेकर कुछ डिसीजन लेना है तो उसका मीटिंग जो है वो प्रति एक डिसाइडेड टाइम पीरियड के अंदर होनी चाहिए रेगुलरली। देन प्रिपरेशन ऑफ STP, स्कूल की डेवलपमेंट के लिए जो प्लान्स बनाए जाने चाहिए SMC के अंडर ही प्रॉपरली, ताकि स्कूल का डेवलप हो, प्रोग्रेस करे स्कूल, बच्चे भी प्रोग्रेस करें, ठीक है। एडमिशन ऑफ द चिल्ड्रन जो होता है वीकर सेक्शन से भी किया जाए और डिसएडवांटेज ग्रुप से भी हो। ऐसा नहीं कि बस अच्छे बच्चों को आपने ले लिया स्कूल में और बाकी जो रियल नीडी है उनको आप स्कूल में नहीं ले रहे हो, नहीं, ये भी सही नहीं है। आपको प्रॉपर वीकर सेक्शन के बच्चों को भी और डिसएडवांटेज ग्रुप के भी बच्चों को आपको स्कूल में एडमिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए चैप्टर 6 में प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू चाइल्ड की अगर हम बात करें, तो सेक्शन 32 में आता है कि आपका रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, अगर किसी भी बच्चे को या किसी के बच्चे के राइट का ठीक से प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहा है या ठीक से वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी वो कंप्लेन कर सकता है। तो अपने प्रॉब्लम को भी वो बताने के लिए इस सेक्शन में बनाया गया है रूल, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब सेक्शन 33 में ये बताया गया कि एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल होनी चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मतलब एडवाइस दे सके स्कूल रिलेटेड या एजुकेशन रिलेटेड चीज़ों को लेकर, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सेक्शन 34 की अगर हम बात करें तो इसमें स्टेट एडवाइजरी काउंसिल बनाने के लिए भी बात की गई, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पेक्टिव स्टेट में एक एक स्टेट एडवाइजरी काउंसिल बनाए जाएंगे, जो कि एजुकेशन के ऊपर उनको कुछ सजेशंस दे पाएंगे, इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ सजेशन दे पाएंगे बोलकर कहा गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 की अगर हम बात करें तो ये मिसकैलेनियस है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट स्टिल हम इसको पढ़ लेते हैं। सेक्शन 35 में ये बोला गया कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रपोज्ड एक्ट, मतलब RT एक्ट को अच्छे से इम्प्लीमेंट इफेक्टिव तरीके से करवाया जाना चाहिए। बस लागू करके छोड़ दिया, हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ मतलब नहीं, ये नहीं होना चाहिए। स्ट्रांगली उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाना चाहिए ताकि कुछ रिजल्ट मिले, अच्छा बच्चे पढ़ें, बच्चे शिक्षित बने, ठीक। सेक्शन 36 की अगर हम बात करें तो सेक्शन ऑफ एन ऑथराइज्ड ऑफिसर फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस, अगर रूल को कोई तोड़ता है, रूल टूटने पर जो उसको ऑफेंस के लिए जो दंड मिलेगा या जो भी उस पर चार्जेस लगेंगे या जो भी उस पर कार्रवाई होगी, उसके लिए भी ऑथराइज्ड ऑफिसर को दिया जाए, अपॉइंट किया जाए, ये बात यहाँ की गई। सेक्शन 37 में प्रोवाइड किया गया कि कोई भी लीगल सूट या प्रोसीडिंग्स जो हो रहे हैं
उसके खिलाफ प्रोटेक्शन हो, मतलब कोई रूल या कुछ तोड़ ना पाए, जो रूल्स बनाए गए हैं उसको स्ट्रांगली फॉलो किया जाए बोलकर यहाँ बोला गया है। अब सेक्शन 38 की अगर हम बात करें तो ये प्रोवाइड करता है पावर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को उस एरिया में या उस स्टेट में, उस एरिया में वो अप्रोप्रिएट एजुकेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन वही बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके की ये कुछ मिसकैलेनियस चीज़ें हो गई। अब देखिए आरटी एक्ट का थोड़ा हम एडिशनल इंफॉर्मेशन ले लेंगे। ठीक, तो मैंने शॉर्ट में कुछ बताया है आपको, ध्यान से आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो मिनिमम नंबर्स ऑफ वर्किंग डेज की अगर हम बात करें, 200 डेज एक टीचर काम करता है, वर्किंग डेज होगा, पढ़ाई का दिन होगा 1 से 5 क्लास के लिए। और अगर हम 6 to 8 स्टैंडर्ड की बात करें तो वहाँ पर टीचर साल में 220 डेज पढ़ाएंगे, ये फिक्स है। 200 दिन 1 से 5 क्लास के बच्चों के लिए और 220 दिन 6 से 8 क्लास के बच्चों के लिए। अब अगर हम इंस्ट्रक्शनल आवर्स की बात करें, ठीक है, तो वर्किंग डेज तो वो 200 दिन आएंगे स्कूल, और जो आपके 1 to 5th हैं प्राइमरी वाले हैं, और जो एलिमेंट्री वाले हैं 6 to 8 वो तो आपके 220 दिन आएंगे, 220 डेज। अगर हम पढ़ाई के आवर्स की बात करें, ठीक है, कितने घंटे वो पढ़ाएंगे एक साल में, तो 1 ईयर में 1 to 5th क्लास के जो टीचर हैं वो बच्चों को टोटल जो एक ईयर के अंदर 800 आवर्स का इंस्ट्रक्शनल उनका जो आवर्स है, मतलब पढ़ाई का जो समय है, टोटल 800 घंटे है 1 से 5 क्लास के बच्चों के लिए, और 1000 घंटे यानी 1000 आवर्स है 6 to 8 क्लास का टीचर के लिए। तो अगर आप 1 से 5 क्लास के बच्चों के टीचर हो तो आपको साल में 800 घंटे के हिसाब से आपका कराना है, पढ़ाई आपको पढ़ाना है बच्चों को। और अगर आप 6 to 8 क्लास के टीचर हैं तो आपको 1000 आवर्स पढ़ाना है बच्चों को। ठीक है, अगर मिनिमम वर्किंग आवर्स पर वीक की हम बात करें टीचर के लिए, तो प्रिपेयरिंग आवर्स को लेकर इंक्लूड करके एक वीक में एक टीचर जो है वो 45 घंटे यानी कि 45 आवर्स वो आपका काम करता है, उसका वर्किंग आवर है वीकली पर 7 डेज। ठीक है, अब रिविजन टाइम है, अब फोकस हो जाइए क्योंकि अब रिविजन करेंगे हम लोग। ठीक है, इतनी जो हमने मेहनत की है पूरी 1 घंटे तक, अभी ऑलमोस्ट 1 आवर हमने पढ़ा, उसका थोड़ा रिविजन हम कर लेंगे तो हमारे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट फिर से थोड़ा आ जाएगा। तो देखिए रिविजन की अगर हम बात करें तो आरटीई में कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो कि आपको रिवाइज करने चाहिए। पहला तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है, सेकेंड पीपल टीचर रेशियो की ये बात करता है। ठीक है, अगर हम वर्किंग डेज कितने दिन स्कूल आना है टीचर्स को, तो हाँ 200 है प्राइमरी 1 to 5 के लिए और 220 है एलिमेंटरी 6 to 8 क्लास के टीचर्स के लिए। अगर हम वर्किंग आवर्स की बात करें वीकली प्रिपरेशन टाइम को भी इंक्लूड करके, तो 45 आवर्स पर वीक उन्हें पढ़ाना पड़ता है। देन डिस्टेंस ऑफ स्कूल भी इम्पॉर्टेंट है। हमने पढ़ा था कि जो प्राइमरी बच्चे हैं 1 to 5 स्टैंडर्ड के लिए, उनके लिए स्कूल जो है घर से 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही होना चाहिए, और जो 6 to 8 क्लास के बच्चे हैं उनके लिए 3 किलोमीटर के अंदर घर के आसपास 3 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए। उसके बाद मेन पॉइंट ये था कि आप किसी भी हालत में डिनाई नहीं कर सकते एडमिशन के लिए, और बच्चे को किसी भी ट्रांसफ़र से आप रोक नहीं सकते। अगर किसी और गवर्नमेंट स्कूल में वो ट्रांसफ़र होकर जाना चाहता है आप उसको बिल्कुल परमिट करोगे उसके लिए, और कोई भी पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट आप उसको नहीं दे सकते। ठीक, देन क्वालिफाइड टीचर्स एंड रिकॉग्नाइज स्कूल, मतलब कोई भी एरा गैरा स्कूल आप नहीं खोल सकते, आपको रिकॉग्नाइज कराना पड़ेगा आपके स्कूल को, और क्वालिफाइड टीचर्स ही रहेंगे स्कूल में, ये बात भी बोली गई आरटीई में। देन फॉर्मेशन ऑफ एसएमसी, मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी स्कूल में होनी ही चाहिए, ये बात भी की गई है आरटीई में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी थोड़ा सा कर लेते हैं तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और मुझे गिल्ट नहीं होगा। ठीक है कि मैंने थोड़ी सी कसर छोड़ दी, नहीं, थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ना है हमें। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू आरटीई चिल्ड्रन ऑफ व्हिच एज ग्रुप्स इज टू बी गिवन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो कहने का क्वेश्चन का मतलब ये है कि आरटीई के तहत कौन से एज ग्रुप के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात की गई है। तो ऑप्शंस है आपके 6 to 14 ईयर्स, 8 to 14 ईयर्स, 10 to 14 ईयर्स या 6 to 18 ईयर्स। अब इसमें देखिए दो जो
आपके जो ऑप्शंस हैं वो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेंगे कि 6 to 14 ईयर्स पे टिक करें या 6 to 18 ईयर्स। इसमें आपका मतलब स्पेशली एबल्ड या आपके जो फिजिकली डिसेबल्ड यहाँ मेंशन नहीं है, तो हम यहाँ पर सिर्फ 6 to 14 ईयर्स ही टिक करेंगे। तो 6 to 14 ईयर्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2, as per RT, a primary school should be located within how many kilometers from a child's house? प्राइमरी स्कूल मतलब 1 to 5 स्टैंडर्ड के बच्चों का स्कूल घर से कितनी दूरी में रहना चाहिए? 2 किलोमीटर्स, 1 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स या 5 किलोमीटर्स? तो जाहिर सी बात है 1 किलोमीटर के अंदर ही रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आरटी एक्ट 2009 इज बेस्ड ऑन विच अमेंडमेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब कौन सा संविधान संशोधन करके आरटी एक्ट 2009 को लागू किया गया था, किस अमेंडमेंट पे वो बेस्ड है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 44, ऑप्शन बी है आर्टिकल 42, ऑप्शन सी है आर्टिकल 86 या ऑप्शन डी है आर्टिकल 21? तो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, आर्टिकल 86। अब क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू आरटी 2009 व्हाट शुड बी द प्यूपिल टीचर रेशियो फॉर द क्लास 6 to 8? तो क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए यानी एलिमेंट्री क्लास के बच्चों के लिए, बड़ी क्लास के बच्चों के लिए प्यूपिल टीचर रेशियो क्या होनी चाहिए? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है 30:1, ऑप्शन नंबर बी है 35:1, ऑप्शन सी 40:1, ऑप्शन डी 20:1। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 30:1। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन आरटी एक्ट 2009? ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने सेक्शन में मेंशन किया था स्टार्टिंग में ही। तो कितने सेक्शन टोटल अगर हैं, चैप्टर्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सेक्शंस की थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। टोटल है 38, तो आंसर है 30।